हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज, अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग यूनिट्स के, और सारी ही चीजें हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराती हूँ। तो बस आपको क्या करना है, आराम से बैठना है और ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर है वो है यूनिट 2 हिस्ट्री का, इतिहास का पोर्शन हम देखेंगे। वो भी जब यूरोपीय आगमन होता है इंडिया में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, ब्लू वाटर नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्लू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वॉरेन हेस्टिंग, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। याद रखिएगा, ये है आपका अल्मीडा से रिलेटेड। अल्मीडा कौन था? अल्मीडा आपका पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, ये है आपका पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, पोर्तुगीज गवर्नर है ये आपका। अल्मीडा को याद कैसे कर सकते हैं? अल्मीडा को आप सीधे सीधे कर सकते हैं अलमारी से। ठीक है, वैसे भी इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं। ठीक है, अलमारी से कर सकते हैं आप अल्मीडा को। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या था कि ये लोग जब व्यापार कर रहे थे, आपको पता है वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया पहुंचता है, और सबसे पहले पुर्तगालियों को पता चलता है इंडिया आने का रूट समुद्र के थ्रू। तो फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने पास ही रखते हैं। और सोचिए, मतलब आपका 1500 से लेके 1600 में जाके कौन आता है? ब्रिटिशर्स आते हैं, मतलब 100 साल तक। तो एक बहुत लंबा टाइम था जब पुर्तगाली अकेले थे, जो इंडिया में आराम से आ रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और यूरोप में बहुत ज्यादा जाके बेच के पैसा कमा रहे थे। ठीक है, तो उसमें से आता है आपका कौन सा? ये अलमारी। अलमारी आता है तो उसको लगता है हमें भारत में फैक्ट्री मतलब नहीं खोलनी चाहिए, या हमें वेयर हाउस वगैरह, कोठी वगैरह नहीं बनानी है, हमें पानी पे कब्जा करना है। तो समुद्र एरिया जो था आपका, हिंद महासागर, इंडियन ओशन हो गया, अरब सागर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये अपनी आर्मी बढ़ा रहे थे। इसके कारण क्या हो रहा था कि समुद्र में जो व्यापार है इस पे इनका कंट्रोल हो जाए। और ये सोच किसकी थी? ये अपने अलमारी की सोच थी। अलमारी ने ऐसा सोचा था पूरे समुद्र में अलमारी ही अलमारी दिखेगी सिर्फ। ठीक है, अलमारी आपका पुर्तगाली गवर्नर था, और ब्लू वाटर नीति संबंधित थी अल्मीडा से। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्य कथन बताएं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी वॉज वायसराय अल्मीडा। तो अपना अलमारी जो था वो पहला वायसराय था किसका? पुर्तगाली उपनिवेश का। तो ये बिल्कुल सही है। फिर भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया वॉज अल्बुकर्क। अल्बुकर्की भी बोलते हैं। तो अल्बुकर्क का आप एक तो कर्क रेखा उठा सकते हैं, या अल्बू से अब्दुल भी कर सकते हैं। तो इसका कर्क रेखा उठाइए, तो आपका जो कर्क रेखा था अल्बुकर्क, तो कर्क रेखा को क्यों मानते हैं आपका मेन संस्थापक? क्योंकि गोवा जीता था आदिल शाह से। ठीक है, तो गोवा पे कब्जा कर लिया था, इसको इसलिए मानते हैं वास्तविक संस्थापक। लेकिन पहला कौन था? पहला था अपना अलमारी, और अलमारी ने सोचा था, अलमारी मतलब आपका अल्मीडा। अल्मीडा ने सोचा था कि ब्लू वाटर पॉलिसी उसी की थी कि पूरे जो आपका समुद्री एरिया है, इंडियन ओशन है, उस पे कब्जा करते हैं, पानी पे कब्जा करते हैं, लैंड पे नहीं। ठीक है, तो ये शुरू में पुर्तगालियों की सोच थी। और सोचिए, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 100 साल तक पुर्तगाली अकेले राज कर रहे थे इंडिया और यूरोप के बीच वाले इलाके में। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन हो गया, ये है आपका 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड डलहौजी। ये आपको पता है, आपका जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी, यही लेके आया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर इस नीति के अंतर्गत सबसे प्रथम जैतपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। अंडर दिस पॉलिसी जैतपुर स्टेट was first merged into the British Empire। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि पहला कौन सा राज्य था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो ये आपका जैतपुर बिल्कुल नहीं है, ये जैतपुर नहीं है, ये है आपका सतारा। याद रखिएगा, सतारा जो आपका तारा है, तारा को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, लगभग आपके 1848 में।
1800, इसको याद कैसे करेंगे? 1857 में आपकी क्रांति हुई, याद रखिएगा लगभग आपके 10 साल पहले, एग्जैक्टली नहीं है 9 साल है, लेकिन 10 साल पहले मान लीजिए कि 10 साल पहले से चालू हो गया था कार्यक्रम राज्यों को मिलाने का। सोचिए शुरू में मतलब ऐसे आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी है एक, है ना, जैसे आज हमारी रिलायंस जाती है किसी दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए अफ्रीका के किसी नाइजीरिया में पहुंच गई, है ना, वहां जाके व्यापार के लिए स्टार्टिंग में जाती है, फिर देखती है वहां राजाओं की आपस में बन नहीं रही, तो धीरे धीरे फायदा उठाना चालू करती है। तो सबसे पहले तो वहां पे वो व्यापार कर रहे थे, व्यापार के बाद उन्होंने फिर क्या चालू किया, उन्होंने इंटरफेयर करना चालू किया। इंटरफेयर मतलब जैसे मान लो किसी राजा को बोला कि ऐसा करो, तुमको हमारी हेल्प चाहिए, हम कर देंगे, बस क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे सैनिकों का वेतन उठाना पड़ेगा, तो सहायक संधि वगैरह कर ली, फिर इंटरफेयर करना चालू किया। इसके बाद क्या चालू किया, इसके बाद ये हो गया अब इंटरफेयर बस नहीं करेंगे, अब हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाएंगे, फिर कब्जा करना चालू कर दिया। ठीक है, ये पूरी रणनीति थी अंग्रेजों की। और ये जो आपका व्यापकगत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, ये इसी के अंतर्गत था। ठीक है, कि कब्जा करना है ज्यादा से ज्यादा लैंड में। तो ये आपको याद रखिएगा, पहला था आपका सतारा, तारा को सबसे पहले कैद किया था डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी तारा याद रखिएगा, 1848 1857 की क्रांति के लगभग 10 साल पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा। असत्य कथन बताना है तो ये है आपका केवल एक। ठीक है, केवल एक आपका, क्योंकि सॉरी असत्य कथन बताना है तो ये आपका हो गया केवल 2। आपका केवल 2 क्या है, ये है आपका असत्य कथन। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर अलग है, बंगाल का गवर्नर जनरल अलग है, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर भारत का अंतिम वायसराय। ठीक है, 3-4 चीजें आप लगातार याद करिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग, ये बिल्कुल सही है। याद कैसे करेंगे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग में अगर इंग्लिश वाले हैं तो सीधे हेट से कर सकते हैं, हेस्टिंग में सीधे हेट आता है ना, वो लव हेट वाला हेट। और अगर हिंदी वाले हैं, हेट नहीं याद हो रहा तो आप कर लीजिए वॉरेन का वीरेंद्र कर सकते हैं, है ना। वीरेंद्र था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक, तो बिल्कुल सही था। ये आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिक है, बेंटिक है ना, ये बंटी से याद कर सकते हैं आप कि ये आपका है बंटी। ठीक है, ये बंटी, ये हो गया आपका वीरेंद्र, वीरेंद्र का ये वॉरेन से करना है, वॉरेन हेस्टिंग वीरेंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका बंटी। बंटी आपका भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना था। फिर आता है आपका वायसराय। याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था, भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कनिंग। और ये कनिंग जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, कनिंग मतलब छली कपटी टाइप का, तो ये वैसे भी कैनिंग जो था ये आपका छली कपटी टाइप का था। तो भारत का पहला वायसराय जो बन के आया था छली कपटी टाइप का था। ठीक है, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन आपका माउंट मतलब पर्वत। ठीक है, तो माउंट जो था वो आपका अंतिम वायसराय था। अंतिम वायसराय किसका, ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, यही आजादी दिलवाता है सबसे लास्ट में। तो माउंटबेटन सबसे लास्ट, कनिंग जो है वो वायसराय था भारत का। फिर भारत का गवर्नर जनरल अपना बंटी बनता है और बंगाल का गवर्नर जनरल अपना वीरेंद्र बनता है, आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर पहला अगर बंगाल का गवर्नर की बात करें, सिर्फ बंगाल का गवर्नर, तो वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है सत्य कथन, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका माउंटबेटन हो गया, यहाँ पे हो गया ओनली 3। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका सिर्फ है ओनली 3, ये वाला आपका गलत है, ये दोनों आपके सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत में डचों की चुनौती खत्म कर दी थी? बाय विच वॉर डिड द ब्रिटिश डिफीट द डच एंड एंड द चैलेंज ऑफ द डच इन इंडिया? इंडिया में डचों की मतलब डच थे कौन? सबसे पहले तो आपको पुर्तगाली मिलेंगे, जिनका देखा जाए कि कौन कंपटीशन में था अंग्रेजों के। पुर्तगाली सबसे पहले आ गए थे, लंबे टाइम तक बिल्कुल राज किया इंडिया में। ठीक है, व्यापारी। फिर आते हैं आपके डच,
फिर आते हैं आपके अंग्रेज, फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसमें से जो आपके डच थे, इनका है, आप याद रखिएगा, ये किस युद्ध में डचों को हराया था, ये है आपका वेदरा का युद्ध। वेदरा, वेदरा आपका कहाँ की जगह थी, ये आपके बंगाल वाले इलाके की जगह है वेदरा, वहां पे हराया था डचों को। और ये वाला युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1759 में। ठीक है, 1759, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। उसके 2 साल बाद, प्लासी के युद्ध में वैसे भी बहुत ज्यादा पैसा मिल गया था अंग्रेजों को, लूटपाट कर ली थी बिल्कुल बंगाल में, तो उसके बाद इतना पैसा मिला, उसके बाद होता है वेदरा का युद्ध उसी इलाके में। और वहां पे 1759, 2 साल बाद जो होता है 1759 में, डच को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, भगा देते हैं इंडिया से कि आप व्यापार भी नहीं करोगे। ठीक है, फिर आपको फ्रांसीसी वाला पता है, फ्रांसीसी के साथ 3 वॉर होते हैं, जो आपका कर्नाटिक वॉर कहलाता है, कर्नाटक वॉर। 3 कर्नाटक वॉर, फर्स्ट, 2, सेकेंड और थर्ड, 3 होते हैं। उसमें फिर लास्ट में आपके फ्रांसीसी हारते हैं और इनकी भी खत्म हो जाती है कहानी। तो आपको बस याद रखना है, डचों को हराकर, डच किससे हटे थे, वेदरा से। ठीक है, तो वेदरा से बहुत पीटा था, किसको, डचों को पीटा था अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत वेद का पाठ पढ़ाया था अंग्रेजों ने, डचों को वेद का पाठ पढ़ाया और भगा दिया इंडिया से। ठीक है, और अंग्रेज यहाँ रहते रहते इतना तो सीख ही गए थे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, ये मसूलीपट्टनम है आपका, इन साउथ। फिर पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। द ब्रिटिश कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया इन उड़ीसा। याद रखिएगा, एक बार आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि अंग्रेजों की आपके पश्चिमी साइड पहली फैक्ट्री कौन थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण साइड कौन थी, पहली फैक्ट्री पूर्व साइड में कौन थी। तो याद रखिएगा, दक्षिण में पहला कारखाना था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और पूर्व में उड़ीसा में था, पूर्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्व में उड़ीसा में था। इंडिया का मैप देखें तो ये, ठीक है, यहाँ पे आपका मसूलीपट्टनम, तो ये आपका दक्षिण में मसूलीपट्टनम, सूरत यहाँ पे हो गया आपका सूरत, सूरत पश्चिम में, यहाँ मसूलीपट्टनम दक्षिण में, मसूलीपट्टनम, और यहाँ पे उड़ीसा में था आपका पूर्वी वाला। ठीक है, पूर्वी वाला था उड़ीसा में। फिर उड़ीसा के बाद और ऊपर बढ़ के जाते हैं तो आपका जो हुगली है, हुगली में फिर आता है और पूर्वी, मतलब कलकत्ता वाले इलाके में, तो और ज्यादा पूर्व में फिर हुगली में सबसे लास्ट में जाता है। तो पश्चिम वाला ये, दक्षिण वाला मसूलीपट्टनम, पूर्वी में पहले उड़ीसा आएगा, फिर आपका आएगा ये हुगली वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। मसूलीपट्टनम लगभग आपका 1611 है, उसके बाद आपका 1613 में सूरत में। ठीक है, सूरत में स्टैब्लिश करना चाहते थे पहले, लेकिन बेचारा जो अपना राजदूत था वो घूमता रह गया, अपने जो जहांगीर वगैरह हैं उनके आगे पीछे, बहुत बाद में जाके इनको मिलता है कि आप सूरत में अपनी जो कोठी है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में पहले, फिर सूरत बाद में, फिर आपके उड़ीसा में, फिर उसके बाद हुगली में, ऐसे बनाया अंग्रेजों ने अपना कोठी। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, सत्य नहीं है, अच्छा सत्य नहीं है हम बताना है, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं, सत्य नहीं, दोनों असत्य, मतलब दोनों आपके सत्य हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, असत्य कोई नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। आपको आजकल दिख ही रहा है कितना ज्यादा पूरे इंडिया में फैला हुआ है। लाया कौन था इंडिया में पहली बार, तो तंबाकू लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग टोबैको इन इंडिया, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। याद रखिएगा, ये थे आपके पुर्तगाली, वास्को डी गामा। याद रखिए, जो आपका वास्को डी गामा था, मतलब इमेजिन करने के लिए मैं कह रही हूँ, वास्को डी गामा अपने साथ तंबाकू लेके आया था, बीच बीच में खा रहा था, केरल वाले राजा को अच्छा लगा, बोला टेस्ट कराओ जरा, फिर उसने भी चालू कर दिया और पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैल गया। तो याद रखिएगा, तंबाकू लाया कौन था इंडिया में पहली बार, तो ये लाए थे आपके पुर्तगाली। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर
लगाया था? एट विच प्लेस डिड द फ्रेंच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? पुलिकट, सूरत, कोचीन, कासिम बाजार। याद रखिएगा ये था आपका सूरत। ठीक है, इनको फ्रांसीसियों को ये अच्छा फायदा मिला कि आए लास्ट में थे, लेकिन सबसे पहली जो फैक्ट्री थी उन्होंने सूरत में ही बनाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरत आपकी फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री हो गई। पौंडीचेरी वाला इलाका हो गया, उसके अलावा चंद्रनगर हो गया आपके ईस्ट में, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, वहां पे उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी। मेन फैक्ट्रीज आपके फ्रांसीसियों की, तो याद रखिएगा सूरत में इनकी थी पहली फैक्ट्री। सम्राट जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? विच एम्बेसडर ऑफ एम्परर जेम्स फर्स्ट रीच्ड अजमेर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1615? याद रखिएगा जेम्स प्रथम था, उसने ही भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी बना के कि जाओ बढ़िया व्यापार करो, पैसे हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ टॉमस रो, हॉकिंस, रॉबर्ट क्लाइव, एडवर्ड टेरी। याद रखिएगा ये थे आपके टॉमस रो। ये वही रो हैं जिनको मैंने बताया था कि जहांगीर मारता था और बोलता था रो, तो ये रो देते थे बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉमस रो जो है वो जहांगीर के पीछे पीछे घूम रहे थे, अजमेर पहुंचे थे, फिर आपको पता है धीरे पीछे पीछे कहाँ आते हैं, मांडू भी आते हैं। तो ये है टॉमस रो। ठीक है, जिनको 1615 में जेम्स प्रथम ने राजदूत बना के भेजा था। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिन संधि किस पेशवा के साथ की थी? विथ विच पेशवा डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द बेसिन ट्रीटी? याद रखिएगा ये बेसिन ट्रीटी के कारण ही क्या हुआ था, मराठे की और जो बचा कुचा था सामान वो भी मिट्टी में मिल गया था। और ये किया किसने था? ये था बाजीराव द्वितीय। जो आपके बाजीराव थे इनके नाम को खराब करा था, बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ये सब बिल्कुल बहादुर और बहुत साहसी। बाजीराव द्वितीय जो थे ये बिल्कुल ऐसे ही थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कर ली बेसिन की संधि। ठीक है, कि भाई हमें सपोर्ट करना तुम। तो याद रखिएगा ये थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। बेसिन की संधि ये हुई थी आपके 1802 में। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो मराठा थे वो हिंदू साम्राज्य बनाना चाहते थे, तो सोचिए मिडाइवल वाला जो पूरा टाइम है वो आपके मुस्लिम साम्राज्य का है। उसके बाद ये आपके मराठा थे जिनकी बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो हिंदू राज्य फिर से बनाएंगे भारत को, लेकिन फिर वही पानीपत का तृतीय युद्ध और सारी चीजें मिट्टी में मिल गई। और यहाँ पे बाजीराव ने बच्ची कुची चीजें भी खराब कर दी। 1802 में बेसिन की संधि है ना, उसने बेसन मांग लिया था। 1800 संधि में बाजीराव द्वितीय ने बेसन मांग लिया था, किससे? अंग्रेजों से। अब सोचिए इतना भी नहीं था उसके पास, अंग्रेजों से क्या किया था? बेसन मांग लिया था। तो बेसिन की संधि 1802, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विच इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल खान बाय जहांगीर? जहांगीर को वैसे भी आप क्या कर दो, थोड़ी तारीफ कर दो, मैक्सिमम राजाओं को बहुत थोड़ा तारीफ कर दो, थोड़ा लपेट के अच्छे से बना के बता दो, तो क्या करते थे, कुछ ना कुछ दे ही देते थे कि चलो तुमको मनसबदार बनाया, चलो तुमको खान की उपाधि दे दी। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने हॉकिंस को, हॉकिंस बहुत हाँक रहा था, सबको पता चल रहा था कि बहुत हाँक रहा है, जहांगीर की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा है, फिर भी जहांगीर को तो प्रसन्न होना ही था। जहांगीर हुए प्रसन्न और क्या किया? खान की उपाधि दे दिया कि तुम खान हो, अंग्रेज नहीं हो, तुम खान हो। ठीक है, तो खान की उपाधि मिली थी हाँकने वाले को, दिया किसने था? जहांगीर ने। तो याद रखिएगा हॉकिंस, जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, हॉकिंस आपका ब्रिटिशर्स था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन बनाया गया था? हु वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? टॉमस रो, हॉकिंस, रॉबर्ट क्लाइव, थॉमसन। ये याद रखिए था, ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव जिता देता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को, मतलब आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी मतलब ऐसा इमेजिन करिए था रिलायंस गई नामीबिया, वहां पे एक राजा को हरा दिया, बहुत सारा पैसा मिला। तो अब कंपनी ने मतलब अंबानी जी ने क्या किया है, यहाँ पे एक अपना गवर्नर बना दिया इसी को कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम जीते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का आपका पहला गवर्नर बनता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर। ठीक है, आगे देखते हैं, 1613 में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को कहां एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी गई थी? वेयर वॉज द ब्रिटिश गिवन परमिशन बाय जहांगीर टू ओपन अ परमानेंट वेयर हाउस इन 1613? अभी मैंने क्या बताया, एक तो बहुत हाँक रहा था, जा जाके बड़ाई कर रहा था जहांगीर की,
और एक बिल्कुल पीछे पीछे घूम रहा था जहांगीर के, जहांगीर मारता था तो रो देता था, तो टॉमस रो हो गया आपका, हॉकिंस हो गया। अब यहाँ बताना 1613 में कहाँ पे कोठी बनाने की इजाजत दी थी जहांगीर ने? मसूलीपट्टनम, सूरत, गोवा, पुलिकड़। याद रखिएगा ये था आपका सूरत। सूरत में कोठी बनती है अभी मैंने बताया 1613 में, और फिर मसूलीपट्टनम में उससे पहले बन जाती है 1611 में। तो याद रखिएगा सूरत में बनी है 1613, उसके पहले मसूलीपट्टनम दक्षिण वाले इलाके में बन चुकी थी 1611 में। ठीक है, याद करने के लिए आप कर सकते हैं 13 से हम 13 घाटा हमेशा बोलते हैं। तो सूरत में जब ब्रिटिशर्स ने बना ली कोठी तो अंग्रेजों को बोला, इसको जहांगीर को बोला कि इसमें 13 घाटा है ना, अब तो हम व्यापार अच्छे से करेंगे, तो सूरत में हमने कोठी बना ली, तो अब किसका घाटा? जहांगीर का घाटा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1686 में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया था? ऑन द ऑर्डर ऑफ विच मुगल एम्परर ब्रिटिश वर ड्रिवन आउट बाय अटैकिंग हुगली इन 1686? मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ब्रिटिशर्स सब सही सही जा रहा था, ऐसा भी होता है एक टाइम पे कि अब कंपनी है, कंपनी कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेगी ही, तो उसने क्या किया कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लग गई पानी, मतलब जो आपका जैसे ब्लू वाटर नीति थी पुर्तगालियों की, ऐसे ही इनके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे 1686 में है ना, 86 में 1686 में लगभग उसके आसपास वाले ईयर में क्या करने लग गए थे ये लोग सोचने लग गए थे कि हम भी कब्जा करने लग जाते हैं अपने इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, जो भी आएंगे जितने भी शिप हैं हम उनसे वसूली करेंगे, उनको लूटेंगे, तो ये सारी चीज ये चालू करते हैं। इससे जो मुगल आपके साम्राज्य के औरंगजेब रहते हैं राजा उस टाइम पे, मुगलों के भी शिप लूट वगैरह लेते हैं, तो फिर औरंगजेब को आता है मतलब दिमाग खराब होता है, फिर करता है 1686 में हमला। तो इस टाइम पे रहता है आपका औरंगजेब, याद रखिएगा 1686 में है ना, 1686 में अंग्रेज जो हैं वो किससे पिटे हैं? औरंगजेब से पिटे हैं। ठीक है, और कहाँ पे? हुगली में, मतलब इतना गले में बिल्कुल मार दिया था, इतना मारा था गले में, हुगली से आप गला कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या उस गली से हटा दिया था, तो इतना मार के उस गली से हटा दिया। गली से किसने हटाया? औरंगजेब ने 1686 में, 1686 में अंग्रेजों को गली से ही हटा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने, याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? डिक्री इशूड बाय होम विच ब्रिटिशर्स मेड इट द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। मतलब पहले तो फरमान जाके ले लिया, फिर उसको यूज कर करके व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ कमाया। मैग्ना कार्टा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फरमान था आपका, तो ये बोलता था कि आप कुछ पैसा मुगल शासन को दे दो, उसके बदले में आयात निर्यात बढ़िया सब टैक्स फ्री करो आप, है ना, तो मजा ही मजा थी। किया किसने था ये फरमान जारी? शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखसियार, शाह शुजा। याद रखिएगा ये है आपका फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार का आप शिकार भी कर सकते हैं ना, सियार का शिकार, तो शिकार किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इसका शिकार करके इसको लहा के पुटिया के बिल्कुल क्या कर लिया? फरमान जारी करवा लिया। और ऐसा मुगल ये आपका सम्राट था जिसकी ज्यादा चलती भी नहीं थी, लेकिन अब मुगल सम्राट ने फरमान दे दिए तो उसका मिसयूज कर रहे थे फिर पूरे बंगाल वाले इलाके में। तो ये आपका था शियार, जो आपका फर्रुखसियार है, या शियार वैसे वाला जो शियार होता है ना हिंदी में, जो एक जानवर होता है शियार, उससे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो शिकार से भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका शिकार कर लिया था अंग्रेजों ने फरमान के लिए, ठीक है, मुगल साम्राज्य का शिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? हु गिफ्टेड चंद्रनगर सेटलमेंट टू द फ्रेंच? औरंगजेब, शाहजहां, शाहजहां, शाइस्ता खान। याद रखिएगा ये है आपका शाइस्ता खान। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हो, जब वो आए थे इंडिया में तो बहुत ज्यादा लहाते थे हर आपके राजा को, जहां जहां भी जाते थे, बहुत कहीं कुछ गिफ्ट लेकर चले गए, कहीं कुछ कर दिया। उनको पता था राजा अगर खुश रहेगा तो आयात निर्यात के लिए, व्यापार के लिए कुछ ना कुछ तो टैक्स फ्री कर ही देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँक कौन रहा था? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, एक तो पीछे पीछे घूम रहा था तो उसको रुला रहा था आपका टॉमस रो हो गया जहांगीर के टाइम पे। फिर ये है आपका शाइस्ता खान। शाइस्ता को आप क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? फ्रांसीसी जो है वो चंद्रनगर पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? आपके जो फ्रांसीसी है या जो फ्रांस है वो चांद को बंदी बना लेता है।
ठीक है। चंद्रनगर, चंद्रनगर होता कहाँ है, ये हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल वाले इलाके में रहता है आपका चंद्रनगर। तो बंगाल वाले इलाके में आपका चंद्रनगर जो होता है वो फ्रांसीसियों का मेन बेस होता है। जैसे एक सूरत आपका हो गया, एक पौंडीचेरी हो गया, और एक हो गया आपका चंद्रनगर। चंद्रनगर पश्चिम, मतलब ये आपके पूर्व वाले इलाके में, ठीक है। यहाँ तो आपका हो गया सूरत, ठीक है। फिर यहाँ हो गया आपका पौंडीचेरी, और यहाँ पे हो गया आपका, मतलब यहाँ थोड़ा अंदर जाके ये हो गया आपका चंद्रनगर, ठीक है। ये 3 मेन इलाके थे आपके फ्रांसीसियों के। तो फ्रांसीसी ने क्या किया था, चंदा को, अपने चंदा भगवान को क्या किया था, चंदा मामा को कब्जा कर लिया था आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई चांद नाम का व्यक्ति है, उसको आहिस्ता आहिस्ता फ्रांसीसियों ने अपने प्यार में फंसा लिया था। कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको चांद याद रखना है, फ्रांस याद रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता, साहिस्ता खां याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस संधि के फलस्वरूप कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रीटी द थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटक एंडेड। ये कर्नाटिक वॉर जो था, याद रखिएगा, कर्नाटक इधर पूरे आपके, मतलब ये जो आपका है इंडिया, ये जो आपका इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो है कर्नाटक आज का, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे होता था पहले के टाइम पे। जब हम कर्नाटक वॉर की बात करते हैं तो ये आपका ये इलाका हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रांसीसी आपके मेन जो कर्नाटक वॉर है वो होता किसके किसके बीच है, एक तो आपके होते हैं फ्रेंच और दूसरे होते हैं आपके अंग्रेज। तो कर्नाटक वॉर का तृतीय वाला जो था उसमें हुई थी पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस में जाके संधि हुई, वहीं अंग्रेज पहुंच गए सीधे पेरिस ही, फ्रांस के कैपिटल में, ठीक है। तो पेरिस ही पहुंच गया, उसके घर में पहुंच के बोला कि भाई अब बस भारत में तुम अपना सिर्फ व्यापार करोगे और कोई इंटरेस्ट नहीं रखोगे, ठीक है। तो कर्नाटक वॉर में इतनी बुरी तरह हराते हैं अंग्रेज फ्रांसीसियों को। फिर एक्स-ला-शापेल जो है, ये है आपका फर्स्ट ट्रीटी, फर्स्ट संधि। जब फर्स्ट वॉर होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, तब ये संधि होती है एक्स-ला-शापेल की, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? हु वॉज द मुगल एम्परर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। जब लंदन में हम बना रहे थे, है ना, 1600 के टाइम पे, तब इंडिया में कौन राजा था? 1600 में कौन रहेगा? आपके अकबर रहेंगे। फिर वहां जो आपका राजदूत भेजा जाता है जेम्स प्रथम द्वारा, तो यहाँ आके उसको पता चलता है कि यार अकबर जी तो चले गए, अब जहांगीर बचे हैं, तो फिर जहांगीर के पीछे पीछे घूमता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वॉर इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। ये आपके जो वॉर हैं अंग्रेजों वाले ही हैं, अलग अलग, जैसे आपका अंबर हो गया, वांडीवॉश हो गया, प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, ये सारे अंग्रेजों ने किसी न किसी से लड़े हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको आपको क्रम से जमाना है। क्रम क्या होना चाहिए, पहले कौन था, बाद में कौन था, फिर बाद में कौन था। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन आराम से, अंबर वाला नहीं पता हो तो सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये तीनों, प्लासी, वांडीवॉश और बक्सर, ये तो आपको पता ही होने चाहिए कब कब हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, सॉरी, ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क का, तो इसका आंसर जरूर कमेंट में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पूरे क्वेश्चंस में आप ये जरूर चेक करिए कि आपसे कितने क्वेश्चन आते थे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने रखे हैं पेपर में जो आने की संभावना है। साथ ही अभी आप तैयारी क्या करिए, और ज़्यादा फोकस्ड होके करिए, क्योंकि टाइम कम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बस इतने ही दिन बचे हैं आपके पेपर में, तो इतने दिन बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन आपका उनसे है, जो इंटरव्यू से लौटे हैं उनसे कॉम्पिटिशन है, और जो बहुत मतलब बिल्कुल थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहे हैं उनसे कंपटीशन है। तो ये याद रखिएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो आपको जितना भी अभी टाइम बचा है, हर चीज़ साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी MCQ के फॉर्म में, और मैं आपको सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से याद भी कराती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।